अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान में शानदार तकारीब हुई, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी इस मौके पर पाकिस्तानी परचम की रोशनी फैली। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग दिया गया और इस वक्त सिफ्त आरिफ दुबई में ही मौजूद है। वहां मौजूद पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, क्या समा बंधा हुआ है इस वक्त जानते हैं सिफ्त आरिफ की तरफ। पाकिस्तान के जश्न की जो तकरीबात है यहाँ पर बुर्ज खलीफा में भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तानियों का यहाँ पर मजमा है और ये पाकिस्तान का जो फ्लैग है, ये इस वक्त बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर इस वक्त छाया हुआ है। और पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती इस जज्बे से पता चलती है कि पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती इस बुर्ज खलीफा से बुलंद है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसको किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान का परचम यहाँ पर बुर्ज खलीफा पर आज बनाया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि यहाँ पे दुनिया से लोग आए हुए हैं और वो पाकिस्तान की पहचान दुबई में इस चीज़ को देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि दुबई वालों ने हमारी इस तरह का करके और सबके हमें खुशी की लहर सब इंजॉय कर रहे हैं। जी, यकीनन पाकिस्तान जो यहाँ पर पाकिस्तानी जो यहाँ पर बसते हैं उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि पाकिस्तान का परचम इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद इमारत पर बनाया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात हुकाम का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएई से हमारे तारीखी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये तासुर आ रहा था कि ये तारीखी ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे और इस दौरान भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब आ गया है। ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ महीनों के वाक़यात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये तासुर बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तनहा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के दोस्त भी इससे दूर हो रहे हैं, ये तासुर भी गलत है। लेकिन आज यौम पाकिस्तान पर और इससे पहले गुज़िश्ता महीनों में होने वाले वाक़यात ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल तनहा नहीं हो रहा और आज पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में ये तासुर मज़ीद गलत साबित हुआ। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकज़ी परेड में चीनी अफवाज, सऊदी फौजी दस्ते और तुर्क फौज के बैंड ने भी शिरकत की। जनूबी अफ्रीकी फौज के सरबराह इस मौके पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ थे। मुल्क भर में इंतहा पसंद और दहशतगर्द कुव्वतों को शिकस्त देकर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के अज़म के साथ मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। यौम पाकिस्तान का आगाज़ इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। कराची से लेकर शुमाली वज़ीरिस्तान और कोयटा से लेकर लाहौर तक मुल्क के तूल अर्ज़ में यौम पाकिस्तान भरपूर जोश जज्बे से मनाया गया। दिन की सबसे बड़ी तकरीब रिवायती फौजी परेड शकरपड़िया में हुई। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स, पुलिस के दस्तों और चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती दस्तों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मगर इस मरतबा की इस परेड की खास बात, पहली बार चीन, तुर्की और सऊदी अरब के फौजी दस्तों का भी परेड में हिस्सा लेना था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के गार्ड ऑफ ऑनर रेजिमेंट ने पहली मरतबा चीन से बाहर किसी परेड में शिरकत की। तुर्क फौजी बैंड ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। सदर, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जनूबी अफ्रीका की फौजी सरबराह और दीगर गैर मुल्की मेहमानों ने तकरीब में शिरकत की। 2015 में 7 साल के वक्फे के बाद परेड का दोबारा आगाज़ हुआ था, वरना 7 सालों तक मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए यह परेड होती ही नहीं थी। 2008 से 2014 तक सिक्योरिटी मसाइल के बाइस यौम पाकिस्तान की परेड का इनेकाद नहीं हो सका था। आज की परेड माजी की परेड से मुख्तलिफ और हर लिहाज से भरपूर रही। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए तासुर बदल रहा है और इसका नज़ारा आज पाकिस्तान में होने वाली तकरीबात और ख़ास तौर पर मरकज़ी परेड में देखने को मिला, जहां गैर मुल्की मेहमान आए, फौजी दस्ते आए। यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड और मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद इस बात का वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि मुल्क के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। पाकिस्तान हम दुश्मनों को शिकस्त देकर आगे बढ़ रहा है। पहले गैर मुल्की क्रिकेटर्स PSL फाइनल में पाकिस्तान आए और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान पुरअमन और जिंदा दिल लोगों का मुल्क है। बैनुल-अक़वामी जरीदों में PSL के फाइनल के बारे में लिखा गया। जो लोग कहते थे कि फाइनल कराने से क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बैनुल-अक़वामी जरीदों ने जहाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और मईशत की बेहतरी की बात की, वहाँ PSL का फाइनल पाकिस्तान में कराने को बहुत ज़्यादा खुशाइंद करार दिया। अब बैनुल-अक़वामी दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनमें मशहूर ब्राज़ीली फुटबॉलर रोनाल्डिनियो भी शामिल हैं और कई गैर मुल्की रेसलर इस वक्त पाकिस्तान में रेसलिंग के लिए मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन माशियात पाकिस्तानी मईशत की तरक्की पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। PSL के पहले एडिशन की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2017 एडिशन की चैंपियंस पेशावर ज़ल्मी की गैर मुल्की खिलाड़ियों ने यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी। Pakistan Day to everyone in Pakistan, especially the Islamabad United fans. Dil, dil,
Pakistan. Hi guys, David Milan here from Peshawar Zalmi. Just want to wish you all a very happy Pakistan Day. Dil Dil Pakistan, Jan Jan Pakistan. Pakistan Zindabad. Hey guys, wishing you all a very happy Pakistan Day. Stay united, stay blessed. Just want to wish you all a happy Pakistan Day. Stay united, stay blessed, and always remember, united we win. भारतीय सदर प्रणब मुखर्जी ने यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। राय के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ को उस मौके पर मुबारकबाद का खत लिखा है। चीनी और फ्रांसीसी सुदूर समेत अमरीकी सफीर ने भी यौम पाकिस्तान पर पैगामात भेजे हैं। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत और पूरी कौम की जानिब से कौमी यकजहती का बेमिसाल इजहार देखने को मिला। इस्लामाबाद में होने वाली परेड सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि यह हमारे समाजी और सकाफती रंगों का भी बेहतरीन इम्तिजाज था और दुनिया को पैगाम था कि पाकिस्तानी कौम मसाइल मसाइब और मुश्किलात से आगे बढ़कर बेहतरी की जानिब गामजन है। आज से 77 साल पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में तारीखी करारदाद की मंजूरी से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई और अब हमें अपने अमल और जज्बे से आने वाले दिनों में अपने मुल्क को अमन सलामती का गहवारा बनाना है, जहाँ आज़ादी और रवादारी के साथ सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरें उन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नशे में धुत कारकुनान को जमा करके वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिस हैंडल किया गया, जिम्मेदारों के साथ बदतमीजी की गई। रात को गाली बके सुबह माफी मांगे, रात को गाली बके सुबह माफी मांगे। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजर की फिक्र नहीं है। लाशा जो है जिना ग्राउंड में रखकर उसके ऊपर जो है मरसिया पढ़ लिया जाता है। सैकड़ों लोग मर जाए आगे पीछे, अगर पॉइंट स्कोर नहीं करना तो बस जल्दी जल्दी दफनाओ। रात में कहते हैं ठोक दो, सुबह पूरी पार्टी जो है वो डिक्शनरी खोल के उसको दिखा रही होती है तमाम एंकर्स को कि ठोक दो के मायने क्या है। 2 नस्लें तबाही। 1992 में 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफना रहा था, आज उसके 5-7 साल के बच्चा उसको दफना रहे हैं। सबको ये पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के रॉ से ताल्लुकात हैं। ये दौर आ गया है कि पहले तो रात में तकरीर नहीं होती थी, कसरत शराब नोशी की वजह से अब दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। मकसद तो बताओ हासिल क्या करना है? फित्रे ज़कात के सिर्फ पैसे जमा करके, प्रॉपर्टीज और शराब के पैसे भेजने जमा करके, खालों के पैसे जमा करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनवानी है लंदन में। कहाँ ले गया ये आदमी हमें? ये कौम जो के पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। आज 1 साल हो गया कि साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल कराची आए और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उस पार्टी को 1 साल हो गया, कराची की सियासत में उन्होंने आते ही भौचाल मचाया, कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात को हिला कर रख दिया और ऐसा महसूस होने लगा कि कराची की सियासत से MQM का किरदार महदूद हो जाएगा और मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी नई ताकत बनकर उभरेगी। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये अहम सवाल है। बहरहाल कराची में MQM की सियासत के 30 बरस में पहली बार MQM को किसी संजीदा चैलेंज का सामना करना पड़ा। MQM हकीकी आई थी 90s में, 90 की दिहाई में, मगर कराची का अमन खतरे से 2-4 हुआ, लेकिन MQM का वोट बैंक महफूज रहा। एक दूसरे की टारगेट किलिंग जरूर हुई। अब मुस्तफ़ा कमाल आए हैं, 1 साल हो गया उन्हें, कराची का अमन मुतासिर नहीं हुआ, कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, वो तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया, मगर क्या उन्होंने वोट बैंक को भी उस तरीके से चैलेंज कर दिया है? ये देखना बाकी है। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आई, मगर वो कुछ खास ना कर सकी। तंजीमी सतह पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नुकसान ना पहुंचा सकी। वोट बैंक को ज़रूर चैलेंज किया और उसके बाद कराची से फोकस जाता रहा। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून लीग भी कभी MQM को चैलेंज ना कर सकी। अब मुस्तफ़ा कमाल किसी हद तक MQM को टफ टाइम दे रहे हैं, काफ़ी हद तक टफ टाइम दे रहे हैं। तंजीमी सतह पर उनके लिए चैलेंज बन रहे हैं और तंजीमी सतह पर उन्होंने साबित किया है कि गुज़िश्ता 30 साल में वो चैलेंज करने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कामयाब हुए हैं। मगर अब मुस्तफ़ा कमाल का असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि जब पाक सरजमीन पार्टी का अगला यौम तासीस होगा तो इंतखाबात सर पर होंगे। मुस्तफ़ा कमाल के दावों का असल इम्तिहान उसी वक्त सामने आएगा कि तंजीमी सतह पर तो आपने चैलेंज कर दिया, क्या वोट बैंक भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तोड़ने में कामयाब हुए आप? 3 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल और मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अनीस कायम खानी अचानक दुबई से कराची आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मुत्तहिदा के रहनुमा ज्वाइन करने लगे। मुत्तहिदा के सियासी और तंजीमी विंग में दरार पड़ गई।
MQM के अरकान सूबाई असम्बली डॉक्टर सगीर अहमद, इफ्तिखार अहमद, बिल्किस मुख्तार, दिलावर हुसैन, अशफाक मंगी और शेख अब्दुल्ला ने पार्टी छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक ही रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन ने पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल ने तहरीक इंसाफ को धचका दिया और तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हफीजुद्दीन ने भी PSP में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के तंजीमी विंग के अहम रहनुमाओं को साथ मिलाया। रजा हारून, वसीम आफ्ताब, अनीस एडवोकेट और कुछ साबिक अरकान असम्बली भी पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हो गए। MQM के कई सेक्टर इंचार्जेस, यूनिट इंचार्जेस और कारकुन भी पाक सरज़मीन पार्टी का हिस्सा बने और जो कराची की सियासत को समझते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत को समझते हैं, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि MNAs MPs से ज़्यादा अहम है कि सेक्टर और यूनिट इंचार्जेस तंजीमी ढांचा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का टूटे और किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी धचका दिया और एक साथ मुशर्रफ की पार्टी की तर्जुमान समेत 17 रहनुमा PSP में शामिल हो गए। बहरहाल ठीक एक साल पहले ही आज ही के दिन कराची में पाक सरज़मीन पार्टी का जब ऐलान हुआ और फिर अगले ही माह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के बाग़ जिना में पहला अवामी जलसा किया और दावा किया कि पाक सरज़मीन पार्टी ने तारीखी जलसा किया है। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इस साल तिब्बत सेंटर पर एक रैली निकाली। इस बार भी बड़े बड़े दावे किए। इसके अलावा 12 अगस्त को रैली निकाली गई और छोटे बड़े कई जलसे भी किए। अहम बात यह भी है कि पाक सरज़मीन पार्टी कराची से बाहर निकली, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी जलसे किए, रैलियां निकाली और गुज़िश्ता साल के आखिर में पाक सरज़मीन पार्टी ने हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड में, जिसकी बहुत ज़्यादा अलामती वैल्यू ख्याल की जाती है, उस पक्का किला ग्राउंड में जलसा भी किया जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में किसी का भी MQM के खिलाफ पहला जलसा था या ये कह लीजिए कि किसी भी MQM मुखालिफ जमात का पहला जलसा था। बहरहाल पाक सरज़मीन पार्टी का एक साल मुकम्मल हो गया और अब पाक सरज़मीन पार्टी का असल इम्तिहान शुरू हो रहा है क्योंकि कारकुन और रहनुमा जमा हो गए। कराची में शख्सियात या अफराद की सियासत नहीं होती, शख्सियात को वोट नहीं पड़ता, अफराद का नहीं पार्टी का वोट होता है। गली मोहल्लों की सियासत होती है और जिन इशूज़ पर कराची में वोट दिया जाता है वो शायद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं दिया जाता। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनकी शख्सियत पर, पार्टी पर उनको वोट मिल जाएगा? इसके अलावा 22 अगस्त के बाद कराची की सियासत भी बदल गई है। जब मुस्तफ़ा कमाल कराची आए थे, जो बात उन्होंने की थी उसके मुकाबले में खुद MQM ही बदल गई है। मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान आने के बाद जिस शख्स को हदफ बनाया वो बानी MQM थे। 22 अगस्त की मुतनाज़ तकरीर के बाद बानी MQM ने उनकी अपनी जगह जमात ने लातालुकी का ऐलान कर दिया। बानी MQM से उनकी अपनी जमात ने और MQM पाकिस्तान सामने आई, जिसके सामने आने के बाद मुस्तफ़ा कमाल की रफ्तार कुछ सुस्त हुई या ये कह लीजिए कि PSP में शामिल होने वाले रहनुमाओं की रफ्तार कुछ सुस्त हुई। 22 अगस्त के बाद से MQM से सिर्फ 2 बड़ी शमूलियत हुई। 28 अगस्त को रुकने असम्बली आसिफ हसनैन ने पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और फिर तकरीबन 6 माह बाद रुकने सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला पाक सरज़मीन पार्टी में शामिल हुए, मगर ये मुंतखब नुमाइंदे थे। इसके अलावा शमूलियतें ज़रूर होती रही। शेख अब्दुल्ला के बारे में MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने दावा किया कि वो उनसे राब्ते में थे। व्हाट्सएप पे फ़ोन आया था अब्दुल्ला का और वो ये कह रहे थे कि मुझे आया था एक 1-1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, और वो मिन्नत कर रहे थे कि मेरे लिए कुछ करें, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं वापस आना चाहता हूँ। और मैं खामखाई क्यों, उन्हें लंदन से कॉल आई थी कई माह पहले कि बस आप मुल्क छोड़ दें। उस बेचारे ने उनके कहने से मुल्क छोड़ दिया। वो कह रहे मैंने जब कुछ किया नहीं तो मैं मुल्क क्यों छोड़ूं। वो बेचारा छोड़ के चला गया। अब वो आना चाहता है तो हम थोड़ा वे कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर ये इल्ज़ामात है वो किस नौइयत के, हम ये मालूम कर रहे हैं। अभी हम ये मालूम ही कर रहे थे और वो कई महीनों से पता नहीं किस हालत में रह रहा था। मेहनती, बहुत ईमानदार और हमारा बहुत अच्छा साथी हो। मैं अब भी उसको डिसोन नहीं कर रहा हूँ इस लिहाज से। और मुझे खुशी है कम अज़ कम अगर वो मुश्किलों में था और उसकी मुश्किल इस तरह हल हुई है कि उसने अपनी कैंप को चेंज कर दिया, तो हम उसके लिए दुआ गो हैं। हम ये समझते हैं कि कम से कम ये तो हो गया कि वो इल्ज़ामात जो उसके ऊपर थे, गोया कि इल्ज़ामात किसी तरह धुल गए या झूठे साबित हो गए। ये नई और अहम बात है कि ये फारूक सत्तार साहब की तरफ से कहा जा रहा है, वरना और कल जब ख्वाजा इज़हार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे वो भी कह रहे थे कि हम कुछ गलत नहीं कहेंगे। वो व्हाट्सएप से राब्ते में थे और कह रहे थे मैंने कुछ नहीं किया और मैं वापस आना चाहता हूँ, और वो फिर PSP चलेगा। इसके अलावा लंदन में मुत्तहिदा के बानी की मुश्किलात भी कुछ कम होती दिखाई दे रही हैं, जहाँ MQM पाकिस्तान इस वक्त कह रही है कि हम सर्वाइव कर गए हैं। बरतानिया में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म कर दिया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कह दिया कि ये साबित नहीं हो सका कि जो पैसे
बानी मुत्तहदा के घर से मिले वो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया लाए गए या उन्हें किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यानी कि जो अहम बात थी, जो अहम केस था, जिसमें मोहम्मद अनवर साहब का एक कन्फेशनल स्टेटमेंट था और कि किस तरीके से रॉ से पैसे लिए जाना, और दूसरा मामला सरफराज मर्चेंट ने जितने क्लेम किए, जो असलहे के दस्तावेजात निकली, वो मामला ही लंदन में ख़त्म हो गया है। तो जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर, वो मामला ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान ने उसे परसू किया, दावे बड़े किए, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बरतानवी होम ऑफिस ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के मुलज़िम मोहसिन अली सैयद की बरतानिया के हवाले से दरख्वास्त को रोक दिया है, उनकी हवालगी के हवाले से दरख्वास्त को, और कहा कि ये इकदाम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मशवरे पर तकनीकी बुनियादों पर किया गया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म हो गया, इमरान फारूक केस फिल वक्त रुका हुआ है। ये दोनों केसेस पाकिस्तान में भी अब तक आगे नहीं बढ़े। अलबत्ता पाकिस्तान में मुत्तहदा के बानी मुश्किलात का शिकार है, मगर गुज़िश्ता 3 दिहाइयों की सियासत का जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि मुत्तहदा के बानी से मुताल्लिक रियासत की पॉलिसी बदलती रही है। अगर आज रियासत ने उन्हें रेड लाइट में रखा हुआ है तो कल को एक बार फिर से ग्रीन लाइट भी दिखाई जा सकती है और वो वापस आ सकते हैं। ये माजी में कम से कम रियासत ने किया है। इस वक्त की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की पॉलिसी बहरहाल साफ नज़र आती है। अगर पाकिस्तान में सियासत में उनकी वापसी होती है तो क्या मुस्तफ़ा कमाल को एक चैलेंज नज़र आएगा? क्या वो अब करने का इरादा रखते हैं? आइंदा साल इंतखाबात का साल है। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। 1 साल मुकम्मल हो गया आपकी पार्टी को, आप 1 साल पहले आए, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इतना वाज़ेह चैलेंज कराची की सियासत में गुज़िश्ता 30 साल में किसी ने नहीं दिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। आपने 1 साल दिया भी, तंजीमी सतह पर पार्टी को खड़ा किया भी, मगर जो गुज़िश्ता 1 साल में आपने अचीव किया वो तो कर लिया। अगले 1 साल में आपका टारगेट क्या है? क्योंकि जो यौम तासीस होगा अगला, उसके बाद इंतखाबात हैं, तो चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। क्या टारगेट है आपका? टोटल शाहिद, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके मुझे यहाँ पर बुलाने का। बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैं बताऊँगा कि ऑर्गेनाइजेशन, यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो लोगों को मोबिलाइज़ करती है और डेफिनेटली इलेक्शन जो है वो बहुत करीब हैं। तो हम अब ये पूरा साल अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस है तमाम शहरों में, तमाम पाकिस्तान भर में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को पुल करेगी, लोगों को मोबिलाइज़ करेगी, लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन अभी से शुरू होंगी हमारी इंशाअल्लाह ताला। तो ये पूरा साल इलेक्शन की तैयारियों का साल है, लोगों से मिलना है, छोटी छोटी ऑलरेडी हमारा ताल्लुक़, हमारा कांटेक्ट है। जो जलसे किए हैं जहाँ पर, उससे पहले हमने, अगर फ़र्ज़ करो मैंने कराची में जलसा किया तो 1 महीने में हमने कम से कम 300 कॉर्नर मीटिंग्स की होंगी। तो छोटी छोटी जाकर मीटिंगें की हैं, गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर। हैदराबाद में अगर हमने जो हमने जलसा किया तो वहाँ पर भी हमने 200-250 मीटिंग्स की होंगी, तमाम बरादरियों से मिले हैं, तमाम मस्जिद, इमाम बारगाह, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से, बाज़ारों में पैदल चलें। तो लोगों से कॉन्टेक्ट अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एस्टेब्लिश हो गया और उसको बढ़ाना है, और फोकस जो है वो हमारा इलेक्शन है। तो ये साल अगला इलेक्शन का साल है। और आपको ज़ाहिर है आप कराची की सियासत को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझते हैं, आप तो नाज़िम रहे हैं कि कराची में शख्सियात की वैल्यू है नहीं। अगर नज़रिया समझ में आ गया, उन्हें मैसेज समझ में आ गया, तो पार्टी को वोट डालते हैं, पार्टी के सरबराह को वोट डालते हैं कराची के रहनुमा। अगर उन्हें समझ में आ जाए कि हमारे बेनिफिट में है कराची के वोटर्स, वो आप गली मोहल्ले की सियासत में कम्युनिकेट करने में आपके ख्याल में कामयाब हो गए हैं कि जो भी आप खड़ा करेंगे रहनुमा उसको वोट पड़ेगा? शाहज़ेब भाई, अगर लोग अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करते और लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आती, तो यकीन करो मैं अपने घर से भी नहीं निकल सकता था और नहीं निकल पाता लोग, जिसलिए कि जो हमने क्लियर स्टांस ले रखा है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम हर जगह भी तो टाइम ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सारा सला नहीं रखा। लोगों को हमारी बात समझ आ गई है, वरना लोग जलसों में नहीं आते, वरना लोग हमारे कारकुन नहीं बनते, वरना लोग हमें अपनी गलियों में नहीं बुलाते। तो लोगों को समझ में आ गई ये बात। लोग रुस्वा हो गए थे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और लोगों को बिल्कुल हमारी बात समझ में आ गई है। हमें वो भी वोट देगा जो इनको वोट देता था पहले, हमें वो भी वोट देगा मुहाजिर जो साइलेंट था पहले, इनको नहीं देता था वोट, और साइलेंट था, खामोश था, किसी को भी वोट नहीं देता था, वो भी हमें वोट देगा। और हमें वो लोग भी वोट देंगे जो दूसरी जुबानों के बोलने वाले हैं, जो इनके मुखालिफ थे, जो इनको वोट नहीं देते थे। मैं एक बात और करूं यहाँ पर, मुहाजिर करके, मैं भी मुहाजिरों की बात करूं। आप मुहाजिर करके, मुहाजिर नाम के नारे लगाकर आप तो मुहाजिरों के लिए दुश्मन पैदा कर रहे हैं। अगर मैं भी मुहाजिर करूं, ये जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो इस शहर का पख्तून कहाँ जाएगा, इस शहर का पंजाबी कहाँ जाएगा, इस शहर का बलोच कहाँ जाएगा और सिंधी कहाँ जाएगा? वो तो इनसिक्योर फील करेगा। अगर आप उनको अपनी बाहों में नहीं लेंगे तो वो किसी न किसी कैंप में जाएंगे। तो आपने तो मुहाजिरों का दुश्मन खड़ा कर दिया। ये अहम बात है कि कराची की सियासत आगे बढ़े, पूरे सिंध की सियासत ही लिसानियत से आगे चले और गवर्नेंस और के मामलात पर चले, मगर ये जो नारा
नारा है जो इसमें ज़ाहिर है कोई सियासी जमात को तक़वियत उसी वक्त मिलती है किसी के भी नारे को, जब लोगों को नज़र आ रहा हो कि हाँ जी इस नारे में अपील है, वरना लोग रिजेक्ट कर देंगे अगर डिलीवर हो रहा होगा और गवर्नेंस हो रही होगी। तो उस वाले सिनेरियो में आपके जो 1 साल पहले आप आए, आपने सीधा अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में बातें की और बहुत तेज़ी से MPs भी आपकी तरफ आए और एक शमूलियत हुआ करती थी, एक बैठक लगा करती थी। 22 अगस्त की तकरीर के बाद कोई बड़े MNAs MPs की शिफ्ट आपकी तरफ हुई नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि जो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में आपकी राय थी, लोगों को अब MK पाकिस्तान में भी वो ऑल्टरनेट नजर आता है? देखें, प्रिविलेजेस छोड़ना जो है ना बहुत ही दिल गुर्दे का काम है शाहज़ेब भाई। अपनी जो है वो मरातों को छोड़ना बड़े अजीम लोग हैं जो हमारे पास आए। मेरे पास आने वाला MP नहीं रहता, मेरे पास आने वाला MNA नहीं रहता, मेरे पास आने वाला सेनेटर नहीं रहता। बहुत ही दिल गुर्दे की बात है। तो लोगों को पता है कि अभी आखिरी दफ़ा ये सारा उनका जो है वो, इसके बाद उन्होंने MNA MPA बनना नहीं है और वो आखिरी पर्सन प्रिविलेजेस हैं। तो 4 महीने के बाद, 5 महीनों के बाद अभी पता नहीं पनामा लीक्स के मैसेजेस फैसले क्या आते हैं, तो नहीं रहेंगे ना ये। हाँ, मुझे उस वक्त परेशानी होती कि जब MQM का कारकुन हमारी तरफ नहीं आता, मुझे उस वक्त परेशानी होती जब MQM के हमदर्द और उनके वोटर मेरी तरफ नहीं आते, ये मुझे उस वक्त परेशानी होती जब सिंध के शहरी इलाकों के लोग मुझे रद्द करते। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला टाइम पाक सरजमीन पार्टी का है। सिंध में 2018 में हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब ये जो आपने कहा कि MNA MPA नहीं रहता, एक तो अभी भी बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जिनके इस्तीफे हुए नहीं है, तनख्वाहें वगैरह जा रही हैं उनको। दूसरा ये कि जो शेख अब्दुल्ला ने आपको ज्वाइन किया, इस पर फारूक सत्तार साहब ने कहा, वो मुझे कॉलें कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे और बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं उनके बारे में भी कि वो मजबूर थे, वो कह रहे थे मैंने कोई जुर्म नहीं किया बट हम उनको नहीं कर सकते थे, वो PSP चले गए, आपके यहाँ जाके शायद उनके केसेस खत्म हो गए, तो वो कह रहे हैं कि वो तो हमारे साथ राब्ते में थे। देखिए, राब्ते में तो जो उनसे राब्ते में शाहज़े वो सारे के सारे लोग हमसे भी राब्ते में हैं और जो है वो सभी से राब्ते में। अब ये मत पूछ लेना कि फारूक भाई मुझसे राब्ते में नहीं पूछते, राब्ते में है या नहीं है, ये मत पूछ लेना। आप क्यों मुश्किलात में डालते हैं फारूक सत्तार साहब को? सभी लोग राब्ते में है ना। आप हर 2-3 महीने बाद ऐसा कोई बयान देके फारूक सत्तार साहब को क्यों मुश्किल में? मुझे पता है ना, मुझे नहीं, मैं फारूक भाई को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं जो है वो आपको समझता हूँ ना, आपने अगला सवाल ये करना है, तो मैं इसलिए आपको पहले से कह रहा हूँ कि ना करना है सवाल। सब लोग राब्ते में। हमने ये वाली, देखो हमने ये वाली पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है। ये पॉलिटिक्स हमने इसको जन्म नहीं दिया कि आप इस शहर में एक दूसरे से देखकर छुपते फिरें, एक दूसरे की गम खुशी में शरीक ना हो, एक दूसरे से बात ना करें। सब लोगों से बात हो। हमारे पास भी जो लोग हैं वो सबसे बात करते होंगे, वो MQM से भी बात करते होंगे, वो PTI से भी बात करते होंगे, PMLN से भी। नहीं भाई, सब पाकिस्तानी है। मैंने कोई लड़ाई थोड़ी करनी है किसी से, तो मैंने किसी को जो है वो मारना थोड़ी। सबसे बात होती है, मुझसे सब लोग बात करते हैं, हम लोग तमाम लोगों से बात करते हैं, तो राब्ता रहना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एक आम बात बताइएगा, हम ज़ाहिर आपके इंटरव्यू से पहले कह रहे थे कि पहली दफ़ा है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसी ने पीसफुली चैलेंज किया है, पुरअमन तरीके से। मगर ज़ाहिर आपके पास जो लोग आए हैं वो एतराज़ किया जाता है कि वो वहाँ थे तो मुजरिम थे, आपकी तरफ आ गए तो उनके जुर्म माफ़ हो गए, और मगर वो अगर जुर्म करते रहे हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि जो 2018 का इलेक्शन होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा, आपकी तरफ से भी वायलेंस को एज अ टूल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या आपके लोग ये सारा का सारा काम नहीं कर रहे होंगे और कराची के अवाम को वही कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा जो उन्होंने पहले देखा है? क्या गारंटी है कि आप बड़ा पुरअमन तरीके से अपने कारकुनों के साथ 2018 के इलेक्शन में जाएंगे? शाहज़ेब भाई, उस वक्त से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं था कि जब मेरी गाड़ी पर डंडे मार रहे थे, मेरी गाड़ी पर पत्थर मार रहे थे, मुझे ज़ख्मी कर रहे थे, और जो है वो हमारे पास भी गार्ड्स थे, सब लोग थे। फायर एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। मेरे पास 10,000 का मजमा था वहाँ जिन्होंने हमें मीरपुर खास में बुलाया, वो बेफर रहा था, वो हमें कह रहे थे आप जाइए वापस, हमने इनको घरों से निकाल कर मारना है। मैं वहाँ पर 2 दिनों तक, 2 रातें 3 दिन मैं वहाँ पर रुका हूँ। मैंने वहाँ पर खड़े होकर तकरीर की है कि जिन लोगों ने भी हम पर ये सारा कुछ किया है, मैं उन्हें अभी खड़े होकर माफ़ करता हूँ। अपने साथियों को कहा अगर तुमने इनको टच भी किया तो तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ नहीं, इनको खराश भी नहीं आनी चाहिए। अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो इनके हाथों में फूलों के, पत्थर के बजाय फूल होंगे। शाहज़ेब भाई, मैंने उसके बाद दौरा किया, मुझे 4 घंटे लग गए मीरपुर खास में उस जगह तक पहुंचने में। लोग फूलों की पत्तियां लेकर खड़े थे। मैं बताना चाहता हूं आखिरी सांस तक किसी को पत्थर नहीं मारूंगा। इसी तमाम खराफात के ऊपर तो हमने ये जद्दोजहद, ये सारा जहाद शुरू किया है। अगर मैंने यही काम करना होता तो मुझे अल्ताफ हुसैन साहब ने पार्टी से निकाला तो नहीं था, अनीस कायम खानी को निकाला तो नहीं था। नहीं, किसको मारेंगे भाई हम? ये सारे अपने बच्चे हैं, सारे अपने भाई हैं, इन्हीं को जो जिन हाथों में पत्थर हैं, गोलियां हैं, बंदूक हैं, इन्हीं को तो बचाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए हमने ये इतनी बड़ी दुश्मनी ली है। अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। देखो, 3 मार्च से लेकर
आज तक हमारे कॉल और फेल में जेर जबर का तजाद नहीं है। जो भी हमने बात की थी आज तक अपनी बात पर कायम है और आखिरी सांसों तक कायम रहेंगे। मुसव्वल साहब, आखिर में मैं कल रज़ा हारून साहब से भी कह रहा था, ये जो आपकी पार्टी में लोग मौजूद हैं उसमें से बहुत सारे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब के नाम पर इलेक्टेड हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं सर उन्हें, उनका इस्तीफा कब एग्जीक्यूट करा रहे हैं, रिस्पेक्टिव स्पीकर से कब जाके बात कर रहे हैं? सर वो देखें, मैं जो है वो बोल कर थक गया हूँ भाईजान। वो वहाँ पे जो लोग हुक्मरान हैं वो नहीं इस्तीफा, जो मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ भाई मेरे लोगों के इस्तीफे जो है वो मंजूर करें, उन्होंने तो जमा करा दिए ना वहाँ पे। मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, मैं तो स्पीकर नहीं हूँ। सब लोगों ने इस्तीफे जमा करा दिए, प्रूफ के साथ जमा करा दिए। हमारे पास भी इस्तीफे जमे, साइन रिसीविंग है वहाँ पर। इस्तीफे कबूल करें, जान छोड़ा, इलेक्शन कराएं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि अगला 1 साल हम इलेक्शन में अब इसी तरीके से जाएंगे। तंजीम साजी हमने की है, पार्टी को मजबूत किया है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान ही का इलेक्शन 2018 का बहुत दिलचस्प होगा, बड़ा अहम होगा, मगर कराची के जो डायनामिक्स हैं, कराची का इलेक्शन भी एक मुख्तलिफ इलेक्शन नज़र आता है 2018 के लिए, जिसमें MKM लंदन क्या करेगी, MKM पाकिस्तान क्या करेगी, पाक ज़मीन पार्टी किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करेगी, बहुत ही दिलचस्प होगा। और फिर तहरीक इंसाफ किस तरीके से रिकवर करने की कोशिश करेगी, ये भी बड़ा अहम होगा। नून लीग कहती है हम कराची पर मेहनत करेंगे, वो क्या करेंगे, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, बड़ा ही दिलचस्प कराची का इलेक्शन होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करते हैं। जिस मंसूबे ने मुल्क की किस्मत बदलनी थी, जिस मंसूबे के बारे में कहा गया कि यह मुल्क को, बलूचिस्तान को अरबों डॉलर्स कमा के देगा, वो मंसूबा अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ा कर रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत को बजाय इसके कि वो अरबों डॉलर्स कमाती, अरबों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है उस मंसूबे की वजह से। इस मंसूबे से कई कहानियां जोड़ी गई, कई दावे किए गए, यहाँ तक कहा गया कि यह मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। हुकूमतों की गफलत की वजह से अब मुल्क के सबसे गरीब सूबे को एक अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यह मंसूबा है रेकोडिक प्रोजेक्ट। रेकोडिक प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले फैसले के बाद अब अदालत से बाहर मामला तय किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और टेथियान कॉपर कंपनी किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने बातचीत की तस्दीक की है और कहा है कि टेथियान कॉपर कंपनी के साथ मसालिहत के लिए बातचीत की जा रही है। दोनों फरीक अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता दोनों तरफ से मुआवजे का हतमी तयन किया जा रहा है और यह मामला भी जल्द हल कर लिया जाएगा। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए मुआवजे की मद में बलूचिस्तान हुकूमत को 300 से 350 मिलियन डॉलर्स यानी 40 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। और अगर आपको याद हो, अब से 4 साल पहले ये मामला उठा था, एक स्कैंडल बन गया कि पाकिस्तान तो खुद अरबों डॉलर्स के ये रिजर्व निकाल सकता है और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, ये कंपनी तो पाकिस्तान को लूट कर ले जाएगी। उसके बाद क्या खुद कुछ किया गया? गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल ने रेकोडिक प्रोजेक्ट केस में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे दिया और ट्रिब्यूनल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी TCC के साथ बाहिनी मुआहदे की कई शिकों की खिलाफ वर्जी की। इस फैसले के बाद TTC की कानूनी हैसियत मजबूत हो गई है। ट्रिब्यूनल ने 2011 में रेकोडिक मंसूबे में कानकनी की लीज ना देने के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे दिया। सालिसी की दरख्वास्त टेथियान कॉपर कंपनी ने 2012 में दायर की और अब ट्रिब्यूनल इन नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल शुरू करेगा जो पाकिस्तान की जानिब से TCC को अदा किए जाएंगे। अब हम आपको इस मंसूबे से जुड़ी तकरीबन 3 दिहाइयों की पुरस्रार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1993 से, जब बलूचिस्तान के इलाके चागी में बलूचिस्तान में कानकनी का मुआहदा तय पाया। चागी में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के मंसूबे का नाम रेकोडिक है। ये मुआहदा बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP के दरमियान हुआ। 33,47,000 एकड़ पर वाक़े इस मंसूबे का मुआहदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ कि ये सिर्फ ड्रिलिंग करेंगे, खोदेंगे, और तय पाया कि इस मुआहदे के तहत 75% आमदनी BHP को मिलती और 25% बलूचिस्तान को मिलती। मगर हैरान कुन तौर पर इस मुआहदे में कई खामियां थीं। इतने अहम मंसूबे के मुआहदे के लिए कवायद व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। महनामा हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे के बारे में दीगर महकमों को बताया ही नहीं गया, हत्ता कि इस मुआहदे की कानूनी हैसियत को जांचने के लिए इसे महकमा कानून को भी नहीं भेजा गया। आमतौर पर हुकूमती जब मुआहदे होते हैं तो महकमा कानून दरमियान में आता है, उसकी कानूनी हैसियत जांचता है, मगर इतने बड़े मंसूबे के लिए महकमा कानून बीच में ही नहीं आया। कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई,
मगर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। BHP कंपनी ने हुकूमत से मजीद रियायतें मांगी जो 1994 में दे दी गई, जिससे BHP को और फायदा पहुंचा, मगर ये मामला फिर चलता रहा। 2000 में BHP ने एक बार फिर से दरख्वास्त की कि कानून में अभी भी रुकावटें हैं, इसलिए छूट देने के लिए बजाय कानून ही तब्दील कर दें। 2000 में तब्दीलियां कर दी गई, कानून ही तब्दील कर दिया गया और ये तब्दीलियां बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत ने नहीं की, ये तब्दीलियां उस वक्त की अबूरी इंतजामिया ने की। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, कानून के साथ साथ मुआहदे में भी तब्दीलियां की गई और जवाज़ ये अख्तियार किया गया कि BHP कंपनी को किसी दूसरी कंपनी TCC ने खरीद लिया है, यानी BHP TCC को बिक गई और फिर मजीद तब्दीलियाँ की गई, मजीद आसानियाँ पैदा की गई। नाम की तब्दीलियों के अलावा भी कंपनी को मजीद सहूलतें फराम की गई। हैरानकुन बात यह है कि 2000 में जो कानून मंजूर किया गया उसका मुसविदा एक ऐसी लॉ फर्म ने तैयार किया जो माजी में BHP की अदालतों में नुमाइंदगी कर चुकी थी, यानी जो BHP की नुमाइंदगी कर रही थी वो ही मुसविदा तैयार कर रही थी। ड्रिलिंग के बाद 2007 में माइनिंग का नया मुआहदा तैयार किया गया। एक बार फिर से TCC फाल हुई और इसने लॉबिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में TCC को मजीद मराहत दी गई। नए मुआहदे के तहत इतनी छूट दी गई कि बैनुल-अक़वामी मयार की खिलाफ वर्जी करते हुए जो लॉयल्टी पेमेंट होती है 6% की बजाय वो 2% रखी गई और कम रखी गई, जो कि लॉयल्टी मिलनी थी, जो रॉयल्टी मिलनी थी। मगर फिर 2009 में बलूचिस्तान हुकूमत ने TCC के साथ मुआहदा मनसूख कर दिया और 2010 में फैसला किया कि सूबाई हुकूमत इस मंसूबे पर खुद काम करेगी। 2011 में हुकूमत ने TCC की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और इसे कानकनी के लिए TCC को लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि सूबाई हुकूमत खुद सोने और तांबे की प्रोसेसिंग करेगी। बड़े बड़े दावे किए गए कि अब किस्मत बदल जाएगी, ये कंपनी तो लूट के खा जाती, अब मामलात मुकम्मल तौर पर बदलेंगे और पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से सोने और तांबे के ज़खायर निकलेंगे। और अगर TCC इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाना चाहती है तो चली जाए, ये भी उस वक्त की हुकूमत ने कहा, क्योंकि TCC ने सोने और तांबे की कीमत को कम जाहिर करके बलूचिस्तान को धोखा दिया। और फिर TCC ने मुआहदे की मनसूखी के खिलाफ वर्ल्ड बैंक में इसको चैलेंज किया, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया। बहरहाल इस वक्त की बलूचिस्तान हुकूमत ने माहिरीन की राय को सामने रखते हुए एक महकमा कायम किया और दावा किया कि हम खुद सोने और तांबे की प्रोसेसिंग करेंगे उस वक्त की हुकूमत ने, और उसके लिए बाकायदा महकमा कायम किया गया, लाखों रुपए खर्च किए गए। मगर 2013 में नई हुकूमत आई और इसने प्रोसेसिंग को गैर हकीकी और नामुमकिन करार देकर मनसूबा ही ख़त्म कर दिया। मुल्की ख़जाने से जारी किए गए लाखों रुपए ज़ाया हो गए। तजर्बात का सिलसिला जारी रहा। 2013 में उस वक्त की हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी लाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया, जिसमें अरसलान इफ्तिखार को शामिल किया गया, जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे हैं, जिन्होंने रेकोडिक मंसूबे का फैसला सुनाया। और जाहिर है इस मंसूबे में इतनी खामियां थी, इतनी रियायतें दी गई थी, उस सबको मंजरे सामने रखकर ये फैसला सुनाया। और जनवरी 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रेकोडिक मुआहदे को मुल्की क़वानीन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दिया था। अदालत ने फैसले में कहा कि ये मुआहदा मुल्क के जो रूल्स हैं और मिल्कियत की मुंतकली के कवानीन हैं उसी के ख़िलाफ़ है और मुआहदे में की गई तमाम तरामीम भी गैर कानूनी और मुनाफी हैं। रेकोडिक मुआहदे से मुतालिक तेहतियान कंपनी का अब कोई हक बाकी नहीं रहा, यह अदालती फैसले में लिखा गया। और अदालती फैसले के बाद सूबाई हुकूमत ने खुद से मनसूबे को चलाने का ऐलान किया और फिर लाखों रुपए लगाए गए, मगर मनसूबा एक कदम भी आगे ना चल सका। और बहुत सारे मनसूबों की तरह जिसमें आपको हुकूमत ने बताया होगा कि ये किस्मत बदल देगा, यहाँ से सोना निकलेगा, यहाँ से तांबा निकलेगा, यहाँ से कोयला इतना निकलेगा कि पूरी दुनिया में इतना कोयला नहीं है। किया कुछ नहीं, दावे बड़े बड़े किए। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो फिर सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आ जाते हैं कि जी हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ से निकालेंगे, करते कुछ नहीं है। इस मंसूबे में भी यही हुआ। ये मंसूबा वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता था, क्योंकि सूबाई हुकूमत के दावों के मुताबिक रेकोडिक से रोज़ाना 15,000 टन सोना और तांबा निकाला जा सकता है, जिसको सूबे को सालाना अरबों डॉलर आमदनी होगी। मगर अब पाकिस्तान को अरबों रुपए मुआवजा अदा करना होगा, अब पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना होगा। कमाने थे अरबों डॉलर, फ़ायदा पहुंचना था अरबों डॉलर का, मगर हुकूमती नाअहली की वजह से ऐसा हो गया और माजी की हुकूमतों की नाअहली की वजह से जो मुसलसल 3 दिहाइयों से मामला चलता रहा। और अब बलूचिस्तान हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस हवाले से बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान जानिद तकज़ई से। जानिद तकज़ई साहब बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, $350 मिलियन तकरीबन 40 अरब रुपए का अमाउंट बन सकता है। ये भी आ रही है कि शायद दोबारा इनको कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई ऐसा मामला आगे बढ़े। क्या सोच रही है इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत?
पहली बात ये कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का उसूली फ़ैसला तकरीबन 2 महीने पहले हो चुका। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनका विज़न था कि हमने लिटिगेशन नहीं करना, क्योंकि इससे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर जो है लिटिगेशन और जो वकला के फर्म्स हैं उनमें जाएगा और इसी तरह मामला लटका रहेगा और हम दूसरे थर्ड पार्टी के जो इन्वेस्टर्स जो एक्सप्लोरर्स हैं उनको हम लीज़ नहीं दे सकेंगे। लिहाजा किस तरह जो है हम इस मसले को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तो हमारे ऑफ़र के नतीजे में दोनों पार्टियों ने एग्री किया है कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। अब दूसरी अहम बात ये कि फ़िगर्स क्या है, अभी इस पे ये निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक फ़िगर उनके पास है, दूसरी फ़िगर हमने देनी है, फिर दरमियान में जाके एक फ़िगर पे हमने राज़ी होना है। तो वो स्पेकुलेशन की स्टेज में है, लेकिन मैं जो ख़बरें पढ़ रहा हूँ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होंगे और पता नहीं कितने बिलियंस होंगे, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है या मालूमात है, तकरीबन $220 मिलियन बकौल TCC कंपनी के उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो किस तरह जो है कोई भी कंपनी लॉसेस में या लाइबिलिटी में या कंपनसेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर सकती है। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि हैं और हम डिमांड कर रहे हैं। मतलब मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं पड़ी जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहा हो। $350 मिलियन की बात हुई है, जो कि हमने अवाम के सामने भी रखी। 40 अरब रुपए रफली पाकिस्तानी बनते हैं। एक और बात बताइएगा, उस वक्त जब ये मामला चल रहा था, ज़ाहिर इनको बहुत खिलाफ वर्जी की गई, इस सारे के सारे रिकॉर्डिंग के मामले में पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। कोर्ट ने उन पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर इनके खिलाफ फैसला दिया था, जो कि ठीक है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, मगर क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने ही पाकिस्तान के कवानीन तोड़े थे तो वर्ल्ड बैंक ने तो वो फैसला नहीं मानना था। उन्होंने कहा कि जी, मगर उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि अब हम खुद करेंगे, टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो साइंटिस्ट हैं, एक बार बार हर प्रोजेक्ट में वो दावा कर देते हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, वो भी किया गया। तो कुछ हुआ, कोई निकला कुछ, या रिजर्व ऐसे कैसे ही पड़े हैं, अरबों डॉलर के ज़मीन के अंदर ही पड़े हैं अभी तक? देखिए, जहाँ तक रिकॉर्डिंग का ताल्लुक है, अभी तक इस पर कोई पाकिस्तानी कंपनी ने काम नहीं किया, ना कोई पाकिस्तानी कंपनी के पास लीज़ है। लीज़ एक कंपनी के पास थी जो TCC कंपनी है, जो ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेटेड है और जो चिली और कैनेडियन उनकी बेसिस हैं। लेकिन इसके बाद अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि पाकिस्तानी कंपनी को मिलेगा एक्सप्लोरेशन की लीज़ या कोई बाहर की कंपनी होगी। ये ऑप्शन हमारे पास हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के कंसल्टेशन के बाद हम फैसला करेंगे। जो ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस है, फिर हम जाके ये कहेंगे कि क्या पाकिस्तानी फर्म को ये लीज मिलना चाहिए या कोई इंटरनेशनल रिप्यूट का कोई और फर्म हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम है, रिकॉर्डिंग तकरीबन ये 600 साल के रिजर्व्स के बराबर है और ये 300 किलोमीटर स्क्वायर पे मुबनी इलाका है बलूचिस्तान में, और इसमें तकरीबन वो तमाम रिजर्व्स हैं जो सिर्फ गोल्ड से लेके एल्युमिनियम भी शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तकदीर और माशी खुशहाली के साथ लिंक्ड है। और मुझे मालूम है, और ये बचपन से मालूम है, एक पूरी नस्ल बड़ी हो गई है सुनते सुनते कि तकदीर बदल देंगे और 600 साल के रिजर्व्स हैं और बहुत सारे रिजर्व्स हैं, तो उन्होंने ज़मीन में ही रहना है। दुनिया के पास अगर है तो वो निकालते रहते हैं। आपकी हुकूमत को भी 3.5 साल हो गए हैं, आपने निकालने हैं, ये सारा का सारा ज़मीन में ही रहना है, कुछ करना नहीं है। ये ऐसे ही सिर्फ आवाम को बताते रहना है अगले 10 साल तक कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी और बहुत कुछ है पाकिस्तान में ज़मीन के अंदर, और कुछ नहीं करना। ये देखिए, बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से मैं बात करूं, पाकिस्तान तकरीबन एक ज़माना था 70% पाकिस्तान जो है गैस के इन्हिसार बलूचिस्तान पे रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा साहिली पट्टी हमारी बलूचिस्तान की है, 700 किलोमीटर प्लस है, और वो गवादर की शक्ल में अभी मटेरियलाइज हो रहा है। तो बलूचिस्तान ओपन हो रहा है और पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार कर रहा है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे साहिल है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हम बलूचिस्तान के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो अपने सूबे और मुल्क की माशी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, एक्सप्लोर करें, और जो हिकअप्स रहे में उसका अजाला करें वंस एंड फॉर ऑल। और हम साहब उम्मीद करते हैं कि आप जो इस बार कह रहे हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरान, मुख्तलिफ सियासतदान बताते रहे आवाम को, और हुआ कुछ नहीं, कि पता नहीं पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी और हम अब रिजर्व निकालेंगे। लोगों ने मैनिफेस्टो अपनी पार्टी के इस बात पर बनाए, किया कुछ नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आपको बात करेंगे ब्रेक के बाद। लंदन में गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के बाहर होने वाले दहशतगर्द हमले के हवाले से पेशरफ्त हुई है। कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हमले में मुलव्विस शख्स की शनाख्त कर ली है और पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम खालिद मसूद है, जो इस हमले में मारा गया। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि खालिद मसूद की उम्र 52 साल थी। वो बरतानिया की काउंटी कैंट में पैदा हुआ, लेकिन फिलवक्त उसके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही थी। पुलिस का कहना है
इस हवाले से कोई इतला नहीं थी कि खालिद मसूद कोई हमला करने वाला है या कोई ऐसा इरादा रखता है। इसे माजी में कई मरतबा सज़ा हो चुकी थी, लेकिन दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कभी सज़ा नहीं हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े में हमला आवर ने बरतानवी पार्लिमान के बाहर वेस्टमिंस्टर पुल पर राहगीरों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर लोगों को जख्मी कर दिया। इसके बाद हमला आवर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के दरवाज़ों की तरफ भागा और वहाँ मौजूद एक पुलिस एहलकार को चाकू मार के जख्मी कर दिया और वाक़े में एक पुलिस और हमला आवर समेत 4 अफराद मारे गए थे। पूरे बरतानिया में अब ये डिबेट हो रही है क्योंकि इस दहशतगर्द इसकी हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है कि जो बारूद के ज़रिए हमले होते हैं जो माजी में हो चुके हैं उसकी रोकथाम तो हो सकती है, मगर अगर कोई इंडिविजुअल कोई अकेला ये फैसला कर ले और दाइश से बैत लेकर ये फैसला कर ले कि उसने काम करना है, जो अब 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, तो फिर इसकी रोकथाम कैसे की जाए कि वो गाड़ी में बैठकर राहगीरों पर चढ़ाई कर दे। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।